तो इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक वेलकम है। वैसे स्टूडेंट जो फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक क्लास रहेगा, क्योंकि उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह एक वरदान साबित होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर सही कर लेते हैं 50 का 50 तो निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हो सकता है एग्ज़ाम में। जैसे आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वर्ष मिलेगा वो 100 क्वेश्चन मिलेगा, और जिसमें से 50 को आउटपुट करना है, 50 सही जवाब आपको देना है। इसलिए आप इस बार ऐसे मौका को मत गंवाइए। आप प्रयास करिए कि 50 क्वेश्चन का ही जवाब देकर आए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके अगला जो फेज होगा आपके। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सेट हम आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं वो पहला सेट होगा, जो मॉडल पेपर का पहला सेट होगा। और पहला जो सेट होगा इसमें क्या करेंगे, जो पहला सेट आपको दिए हुए हैं अकाउंट का, इस सेट को आप लोग समझ रहे हैं आज, ठीक है। इन सेटों को आज देखने की करेंगे। तो यहाँ पर जो सेट आपके पास दिया हुआ है ये पहला सेट होगा, और इस सेट में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रखा गया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक सेट का जो वीडियो होगा 2 बार बनेगा, 1 से 50 फिर अकाउंट से 100। आज हम 1 से 50 तक देखेंगे और आप लोग बेहिचक शांतिपूर्वक ढंग से बैठ जाएंगे और एक एक सवाल का जवाब देखते चलेंगे। और आप पहले जवाब आपके मन में आ रहा है तो रख लेंगे कि ये सवाल होगा। अगर वो होता है तो निश्चित रूप से आपका एक तरह का सेमी जाँच भी होता चला जाएगा और जो कन्फ्यूजन वो भी क्लियर करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। पहला जो सवाल लिखा हुआ है कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ विभाजन अनुपात किया जा रहा है। कह रहा है कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, उसमें लाभ हानि बांटने का कोई मतलब क्लियर नहीं किया गया है, तो आखिर लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो नियम होता है बराबर बराबर अनुपात में। इसलिए अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में लाभ हानि का अभाव है तो उसको आप बराबर बराबर में बांट सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा, ए होगा, हम जो ए नंबर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है साझेदारी, यानी दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित लेनदार का लेखा करने पर क्या होगा। कह रहा है अगर साझेदारी फर्म का रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उस समय कोई ऐसा क्रेडिटर है जिसका लेखा करना पड़ जाए तो क्या हो सकता है। तो इसे कहा था ऐसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अब समाप्ति के समय पकड़ा गया है तो वर्तमान साझेदार को हानि होगा, वर्तमान साझेदार के हानि होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, वर्तमान साझेदार की हानि होगा। वर्तमान साझेदार के लाभ नहीं हो सकता है, जो वर्तमान साझेदार उनको क्या होगा, हानि होगा। चलिए तीसरा सवाल है कि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि के अंतर्गत साझेदारी पूंजी खाते के ब्याज क्रेडिट किया जाता है। कह रहा है परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत जो ब्याज होता है उसको ब्याज को कहाँ मतलब किस अनुपात में दिखाया जाता है। तो मतलब तो देखिए उसको अनुपात परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। राइटर यही सवाल आपसे लिया है, 3 नंबर सवाल है, तो हम ध्यान से रखेंगे 3 नंबर सवाल है। तो 3 नंबर सवाल जो है उसमें हम लोग को क्या करना है ना कि उसका जो ब्याज है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है। तो ब्याज जो किया जाता है पूंजी साझेदार के पूंजी खाते में किया जाता है, साझेदार के पूंजी खाते में किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखेंगे। आप चौथा नंबर सवाल हम बोलते हैं, आप आंसर देख लीजिएगा आपने। पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन खाते शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है उसके जो लाभ या हानि होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, पुराने लाभ हानि अनुपात में। देखिए पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ अनुपात में, समान अनुपात में। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, जब भी इसका आंसर होगा पुराने अनुपात में। इसलिए इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर होगा। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है, एक फर्म में जेड का लाभ 1/4 हिस्सा प्रवेश दिया जाता है जिससे वह ख्याति के लिए 30 साल लाता है और पुराने साझेदार X और Y
को लिया जाएगा। तो कह रहा है कि मतलब जो नया पार्टनर आता है वो जब भी गुडविल की राशि लेकर आता है ना, तो उसको पुराने साझेदार बांटते हैं, अपने बीच वो बांट लेंगे, लेकिन किस अनुपात में बांटते हैं याद रखना है उसका। जब भी गुडविल नए पार्टनर द्वारा लाया जाए ना, जब भी लाया जाए ना, उसको पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो बांटते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा, त्याग अनुपात, इंग्लिश में सेक्रीफाइस रेशियो। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति लेखा करना होगा। कह रहा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखा, मतलब कोई ऐसा संपत्ति है जब फर्म का पुनर्गठन करते हैं और रिकॉर्डेड एसेट, उसका लेखा करने से क्या होगा। तो देखिए लायबिलिटी होगा तो हानि होता है, और संपत्ति है तो लाभ होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। ए नंबर आंसर इसका होगा, ए नंबर आंसर होगा। 7 नंबर, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को डैश खाते में जमा किया जाता है। सभी साझेदार, मृतक साझेदार, बाकी साझेदार। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझना होगा। किसी साझेदार की मृत्यु हो रहा है ना, तो मृत्यु जब होता है ना, ध्यान रखना है, मृत्यु जो होता है उसको ध्यान रखना होगा। मृत्यु जो होता है ना, तो उस समय जो रिवैल्यूएशन बनाया जाता है ना, वो सभी पार्टनरों के बीच में बंटवारा किया जाता है। रिवैल्यूएशन में अगर लाभ हो तो या हानि हो तो, इसलिए इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सभी साझेदार होगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं, एक एक सवाल की इंटरेस्टिंग ढंग से देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से इस वीडियो को देखिए, आपका अकाउंट ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करा देंगे। और आप एक बात दिमाग में रखिएगा, श्योर सर्टेन ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा, ठीक है, श्योर सर्टेन ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा। अस्थायी संपत्तियों को मूल में कहराते, देखिए जब अस्थायी संपत्ति के मूल में कमी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या होगा, रिएक्शन नहीं पूछ रहा। देखिए ऐसे अस्थायी संपत्ति के मूल में कमी होता है तो हानि भी होता है, ध्यान रखें, थोड़ा ऑब्जेक्टिव समझने वाला क्वेश्चन दिया है। देखिए ये हानि भी है, लेकिन कह रहा है कि कहलाती क्या है, तो उसको हरास कहा जाता है, हरास कहा जाता है। इस संपत्ति के मूल में जो कमी होती है उसको हरास कहा जाता है। अस्थायी संपत्ति मूल में कमी से क्या होगा, तब उसको हानि लिखा जाएगा। चलिए उसके बाद है चालू खाता। चालू खाता 9 नंबर, चालू खाता डैश है, चालू खाता डैश है, चालू खाता डैश क्या, इसको याद रखिएगा। चालू खाता एक पर्सनल अकाउंट है, चालू खाता एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए 10 नंबर सवाल, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म के लिए साझेदार पर आहरण का ब्याज एज एक्सपेंस होता है। फर्म के आहरण पर ब्याज आय होता है। 10 नंबर में आय होता है। अगर हम किसी पार्टनर को ब्याज देते हैं और फर्म उससे ब्याज लेती है तो फर्म के लिए वो क्या होगा, आय होगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा। वर्तमान साझेदार में 11 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान साझेदार के लाभ विवाह अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है। वर्तमान साझेदार की अगर लाभ अनुपात में किसी कारण से परिवर्तन हो तो उसको हम लोग साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। इसलिए इसका 11 नंबर का आंसर बी होगा। यानी वर्तमान साझेदार कोई पार्टनर ना फर्म में आता है ना जाता है, सिर्फ अपने लाभ हानि को बदलकर बिजनेस करना चाहता है तो उसको फर्म का पुनर्गठन या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोला जाता है। चलिए दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, XYZ एक फर्म के साझेदार हैं, लाभ हानि को इतना अनुपात में बांटें, भविष्य में इतना अनुपात में बांटने का निर्णय लिया तो त्याग अनुपात, देखिए इसका आपको ओल्ड माइनस रेशियो कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, ये निकल के आएगा ये वाला। 13 नंबर, ए बी और सी 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को इतना अनुपात में बांटे हैं, डी को इतना भाग के लिए प्रवेश जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी 1 रुपया वाला जो सवाल था, माना कि 1 रुपया मानकर बनाते थे, इस तरह इसको बनाकर नया रेशियो निकाला जा सकता है। नया रेशियो जब निकालिएगा तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल दिया है,
साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम। साझेदारी फर्म के संपत्ति मूल्य में, अगर साझेदारी फर्म जो पुनर्गठन होता है, रिकन्स्ट्रक्शन होता है, उसमें संपत्ति के दाम बढ़ता है तो वर्तमान साझेदार के लाभ होगा, वर्तमान साझेदार के लाभ होता है। इसलिए 14 का आंसर वर्तमान साझेदार का लाभ होगा। 1 नंबर आंसर इसका सही होगा, 1 नंबर आंसर सही होगा, 1 नंबर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर कहता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए % अधिकृत साझेदार की मृत्यु के तिथि तक होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है इसको याद रखना होगा। ये 6% होता है, 6% ब्याज दिया जाता है पूरे क्वेश्चन के देखा जाए। इसमें कई बार आप लोग व्हाइट बोर्ड पर जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लासों में तो हम आपको बताते थे कि जब भी ब्याज पार्टनर मर जाए उसके पूंजी पर रोका जाए तो उसको ब्याज 6% देना नियमतः कानूनन अधिकार है, ले सकता है। अब आते हैं X और Y इतना अनुपात में लाभ हानि बांटे, भविष्य में समान अनुपात बांटने के लिए तय होता है। तो कौन साझेदार किस अनुपात में तय करेगा? देखिए इसमें इस सब का 1:1 हो जाएगा और उसका अनुपात दिया ही है। इसमें गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जा सकता है। इसका आंसर निकालेगा तो C होगा। इसको मैथ है बनाकर निकालना होगा। 17 साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम डैश है। देखिए साझेदारी अनुबंध में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। इसलिए इसका 17 का जो आंसर होगा 1 नंबर होगा, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या हो सकता है? साझेदार के मत संबंध बदल दिए जाते हैं। साझेदारी समझौते में उसके संबंध बदल दिया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता नहीं, विघटन हो जाता नहीं, उसके अगर किसी प्रकार के उसके परिवर्तन किया जाए तो उसके संबंध जो होता है प्रॉफिट का वो चेंजिंग हो जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक एक क्वेश्चन आराम से देखते चलेंगे, नो टेंशन। सवाल बड़ी ढंग से लिया गया है, आप सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक, आपको फायदा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, A और B। देखिए आपको 100 में से 85 बनाना है, इसलिए आप लोगों को कोई मेजर क्वेश्चन लगता है ना तो आप उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नहीं लेकिन सब छोड़ के आगे मत बढ़िएगा, नहीं 100 छूट जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि कम से कम एक सेट में 60-70 आपको क्लियर होना चाहिए, तभी 50 का जवाब दे पाइएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें लिखा है A B साझेदारी फर्म में लाभ अनुपात बांटते थे, उन्होंने समान अनुपात विभाजित करने के लिए। ये भी एक तरह का मैथ है। आप इसका अनुपात समान का मतलब 1 अनुपात, अब ओल्ड माइनस न्यू करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको C आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है वो कौन से खाता होता है? ये सब नाम मात्र खाता, याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस जो एडजस्टमेंट बनाया जाता है वो नाम मात्र खाता होता है, इसलिए इसका आंसर B होगा। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल में निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं, गुडविल को प्रभावित करते, व्यवसाय के प्रकृति को, तकनीकी ज्ञान को, प्रबंध की कार्य क्षमता को नहीं, ग्राहक की स्थिति को। देखिए ये जो D नंबर आंसर ना, गुडविल जो होता है ग्राहक की स्थिति को बताता है, इसलिए इसका आंसर D नंबर होगा। चलिए उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विगत 3 वर्षों का लाभ इतना है, तो औसत 2 वर्ष के लाभ। देखिए इसमें क्या करना है, आप सीधा बात इसको जोड़ लीजिएगा, तीनों के 3 से भागा कर लीजिएगा, गुना 2 कर दीजिएगा, जो आंसर निकल के आएगा वही फर्म का गुडविल हो जाएगा, इसलिए इसका गुडविल आएगा आपको 84,000 आएगा, B नंबर। चलिए 23 नंबर सवाल, ये सब सवाल कुछ आप देखेंगे। औसत लाभ के अंतर्गत ख्याति गणना की जाती है किस तरह? औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट, तो खरीदी गई वर्षों की संख्या औसत लाभ। गुड, ये वाला आंसर आपको हमको लग रहा है कि होना चाहिए। हाँ, मतलब जो गो वर्ष दिया है, जय गो वर्ष दिया है, जय गो औसत लाभ मतलब जितना आया है भागा देने के बाद उससे गुना कर लेते तो ये आंसर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर आंसर होगा। चलिए अब उसके बाद चलते हैं, ख्याति डैश है। ख्याति मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, चालू संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो दिखता नहीं है लेकिन फर्म में इसका वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर B होगा, अमूर्त संपत्ति है।
चलिए, वसीयत को माना जाना चाहिए, ये आप चैप्टर पढ़े, हाल फिलहाल में पढ़े थे। वसीयत को क्या माना जाना चाहिए, वसीयत को क्या माना जाना चाहिए? तो वसीयत को एक आप वसीयत को आपको क्या नंबर क्वेश्चन था, सॉरी, वसीयत को लायबिलिटी माना जाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को लायबिलिटी माना चाहिए। अब 26 नंबर पर डिस्कस करेंगे। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, विशेष, एक मिनट, 26 में विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दिखाए जाएंगे। जो विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दिखाया जाता है, विशेष उद्देश्य के प्राप्त चंदों को डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है, डेबिट बैलेंस में दिखाया जाता है। जो स्पेशल चंदा है उसको डेबिट बैलेंस में दिखाया जाता है। सॉरी, ये गलत हो रहा है, 26 नंबर गलत हो रहा है। 26 नंबर जो सवाल होगा, ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। विशेष चंदा को, स्पेशल डोनेशन को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब 27 फिर से पढ़ेंगे। 27 का आंसर होगा, 27 का आंसर भुगतान प्राप्ति खाता समांतर दर्शाता है। जो रिसिप्ट और पेमेंट बनाते हैं उसके सबसे ज़्यादा कम डेबिट बैलेंस में ही दर्शाया जाता है। चलो अब 28 नंबर चलते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा? उन्हें वेतन दिया जाएगा, फर्म के कार्य करते हैं। देखिए, ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 28 नंबर, अगर साझेदारी फर्म का कोई एग्रीमेंट है नहीं है तो उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, ये वाला ऑप्शन से होगा। 29 में साझेदारी फर्म के साझेदार के संबंध डैश होता है। देखिए, साझेदारी फर्म में साझेदार का संबंध क्या होता है? जितने साझेदारी फर्म में साझेदार है सबका आपस में जो संबंध होता है, एक अभिकर्ता एक एजेंट के रूप में होता है, सबके एजेंट के रूप में होता है संबंध, इसलिए इसको एजेंट रखेंगे। 30 नंबर सवाल। 30 में नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। जब भी नया साझेदार गुडविल आए उसको गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कहा जाता है। नया साझेदार जो गुडविल आता है उसको प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, संपत्ति नहीं कह सकते हैं, यानी गुडविल कह सकते हैं। लास्ट 31 नंबर इस पेज का क्वेश्चन है। चलिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है गौर से देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पुनर्मूल्यांकन खाते में डिवैल्यूएशन खाते के डी आर पक्ष में जमा पक्ष के अधिकारी को क्या कहते थे? ये डिवैल्यूएशन अकाउंट अब बनाते बनाते बुढ़ा गए इसमें ना, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं होगा। यानी आपको अगर इसमें जो सी आर साइड ज़्यादा हो, डी आर कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ बोला जाता है, लाभ बोला जाता है। वही चीज़ पूछा है। अब आइए, अब 32 नंबर, साझेदार के दिवालिया, साझेदार के दिवालिया, 32 नंबर, साझेदार के दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? कंपल्सरी समापन, न्यायालय द्वारा समापन है। तो ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। आप देखिए, इसमें बहुत चैप्टर आप पढ़ लिए और आपके सारे चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे 50 बनाना है, इसलिए आप प्रयास करें कि 50 जो बनाना है वो आप हल्का वाला देखिए जो आपको समझ है। अनिवार्य समापन होगा। चलिए, आय व्यय खाता डैश है। आय व्यय खाता क्या है? तो आय खाता एक नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर पूछ रहा है तरल संपत्ति में शामिल होना। तरल संपत्ति में, अच्छा देखिए, क्विक एसेट में क्या शामिल नहीं होता? देखिए, ये कल का बोर्ड का क्वेश्चन है, कह रहा है क्विक एसेट में शामिल नहीं होते हैं। तो क्विक एसेट में शामिल नहीं होते हैं स्टॉक और प्रीपेड। तो प्रीपेड नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर 34 का ए होगा। कल का सवाल था, ये सवाल ए होगा। अब 35 और चलते हैं। एक साझेदार में साझेदारी की अधिकतम संख्या क्या होना चाहिए? तो आज के डेट में अधिकतम संख्या 50 हो गया। एक पार्टनरशिप में अधिक से अधिक 50 आदमी मिलकर अब व्यापार कर सकते हैं। पहले बहुत 10 से 20 था, बढ़ गया। चलिए, पुराने साझेदार का त्याग, नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा, नहीं, पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, ये त्याग अनुपात होता है, इसलिए इसका आंसर ये आपका बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल देखेंगे। जब साझेदार के तरफ से फर्म की वसूली व्यय भुगतान किया जाता है तो वह व्यय किस खाते में डेबिट किया जाता है? वो व्यय किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो वो इसमें दिया है 37 में, 37 में वसूली खाते में नहीं, ये तो वसूली खाते में नहीं। साझेदार के ऋण खाते में नहीं, साझेदार के पूंजी खाते में। देखिए, ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसमें से थोड़ा हमको डाउट आंसर, एक बार आप लोग इसको
देख लेंगे, ठीक है ना। विदाउट आंसर इसमें ऐसे आंसर तो ये आपके हम लगवा चुके हैं, नॉन ऑफ दिस। लेकिन यह वसूली खाते का भुगतान किया जाता है, वो वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, तो डेबिट तो भी रिलेशन में किया जाता है। रिलेशन एक बार देख लेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था में मान्यदेय का भुगतान होता है। जो गैर व्यापारिक संस्था होता है और मान्यदेय का जो भुगतान होता है वो आयगत व्यय होता है। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि, ख्याति के सबसे ज़्यादा पॉपुलर विधि होता है, देखिए कह रहा है गुडविल जो निकाला जाए उसका प्रचलित विधि कौन कौन से हो सकता है। तो औसत विधि ये भी प्रचलित है, पूंजीकरण विधि ये भी है, अधिलाभ सभी प्रचलित विधि है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित दशाओं में कब एक साझेदार फर्म की समाप्ति अनिवार्य हो जाता है। तो जब एक व्यवसाय गैर कानूनी घोषित, देखिए जब गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए तो ये 40 नंबर तो फर्म को तोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर खोल के किया जाए और उसको सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया तो समाप्त करना ही पड़ेगा, इसलिए पहला ऑप्शन होता है। अधिकार अंश 41 में, अधिकार अंश जिन्हें कंपनी के निदेशक या नहीं, एक कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को जारी किया जाता है, वो राइट ऑफ शेयर कहा जाता है। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया डैश का उत्पाद है, वित्तीय विवरण अंतिम उत्पाद है, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया अंतिम उत्पाद है। चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, अधिलाभ। देखिए एक सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखिएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इसके फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा कि अगर सुपर प्रॉफिट बराबर कितना हो, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला रिमेंबर करना, याद रखना होगा। 44, सिंडिकेट फंड एक हिस्सा है संचय और सरप्लस का है। सिंडिकेट फंड संचय और सरप्लस का, इसका आंसर सी होगा। चलिए और हम 5 क्वेश्चन लेंगे, हम लोग जिसको पार्ट बाई बांट के पढ़ेंगे आज 1 से 50, और आप वीडियो पूरा देखेंगे, आराम से देखेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए उसके बाद दिया फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जा सकती है जीवन पर, क्या कह रहा है 46 नंबर में, तो कह रहा है सभी साझेदार के संयुक्त द्वारा और सभी साझेदार के पृथक द्वारा, ये वाला यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ए और बी इसका आंसर सही होगा। इसका डी नंबर आंसर आपको सही करना होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदा क्या है। लायबिलिटी है भाई, कोई चंदा हमको एडवांस देता है, चालू वर्ष का तो लायबिलिटी है। 47 नंबर क्वेश्चन, स्थिति विवरण डैश है। स्थिति विवरण एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी को समर्पित मूल्य अर्थ उस मूल्य से है बीमा पॉलिसी के समर्पित सरेंडर वैल्यू उस मूल्य से है जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। पॉलिसी तिथि से पहले जितना भी प्राइस मिल जाए ना उस बीमा का, उसी को सरेंडर वैल्यू बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ऋण पत्र मोचन निधि निवेश बिक्री लाभ पहली बार जमा किया जाता है। देखिए 49 है, ये सब नहीं पढ़े में तो इस सब का मतलब कह रहा है जो निवेश जो डिवेंचर को हम शोधन करते हैं उसको किस खाते से लिखा जाता है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के नाम से पैसा रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपको आय व्यय खाता क्या दर्शाता है। देखिए आय व्यय खाता जो इनकम एक्सपेंडिचर में कौन चीज़ का आंसर निकल के आता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कभी सरप्लस आता है, कभी डिफेंसी आता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते 1 से लेकर 50 तक देख लिए। अब क्या करें 1 से 50 का क्लास देख लिए, फिर नेक्स्ट दिन हम 50 से लेकर हम लोग इसके चलेंगे। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व कर लिए, मतलब निकल कर एग्जाम में अगर आपको सही से आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बाकी चीज़ आप थ्योरी में लगा सकते हैं। चलिए हम अलविदा करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ऐसा ही हो गया, और फिर कल नया इसका सीरीज लेकर आते हैं। तब तक धन्यवाद।